हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि हम सॉल्व करेंगे। इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसका जो टाइमिंग है आप देख सकते हैं 3 आवर्स 15 मिनट का जो टाइमिंग यहाँ पे शो है। तो इसके अंदर में आपको ये क्वेश्चन पेपर करना होता है। और what is the instruction here? First 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper. इसमें आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं कैंडिडेट्स को कि वो अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर रीड कर लें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज होता क्या है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ध्यान से रीड नहीं करते हैं और क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द जनरल इंस्ट्रक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं वो क्या है? All questions are compulsory. It means that you will have to attempt all the questions which is given here. Next one is, this question paper is divided into two parts, section A and part B. दो parts हैं इसमें, section A और section B. So first part which is consists of 20 multiple choice questions of 1 mark each that have to be answered on the OMR answer sheet. Now listen. इसमें क्या है कि 20 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस आएंगे जो कि आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और ये आपको अटेम्प्ट करना होगा OMR शीट पे, नॉट इन योर आंसर शीट। OMR शीट इसके लिए आपको अवेलेबल होगी, उसमें आपको OMR शीट पे ये 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस करने होंगे। फॉर पार्ट ए में क्या करना है? रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। ओके, पार्ट ए है, उसमें आपको रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और आपको आंसर मार्क करना होगा ऑन योर OMR शीट। एंड डोंट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट आफ्टर आंसरिंग। नाउ लिसन, दिस इज नॉट योर आंसर शीट, देन यू विल हैव टू राइट एनीथिंग वट एवर यू वांट। ये वो नहीं है। इसमें आपको क्या करना होगा? OMR शीट मिलेगी और उस OMR शीट पे आपको कुछ भी इरेज नहीं करना है, कट नहीं करना है, ठीक है? बिकॉज क्या होता है कि हम जब कुछ लिखते हैं तो वो नीचे भी प्रिंट हो जाता है, तो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, है ना? तो हमारे मार्क्स भी इसमें लेस हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ध्यान रखना है 10th के स्टूडेंट्स को कि हमें इरेज बिल्कुल भी नहीं करना है, कट और यूज वाइटनर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारे मार्क्स भी सही आएंगे और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि हम ओके एग्जैक्ट मार्क्स जो भी है हमारा एग्जैक्ट लगा रहे हैं मार्क्स। नेक्स्ट वन इज, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। सारे मार्क्स जो है क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं उसके अगेंस्ट मार्क्स लिखे हुए हैं। ओके, यू कैन फाइंड आउट इन योर क्वेश्चन पेपर। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, ओके, सेकेंड पार्ट ए which is based on completely OMR sheet, and the second one is part B consist of descriptive type question paper, means इसमें हमें लिखना होगा, है ना? And you will find out the answer sheet also, you will get the answer sheet and you will have to write the descriptive type question answers. Next one is, all the questions of part B are to be attempted. यानी कि जो पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे अटेम्प्ट करने हैं। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड, सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर पार्ट ए। ओके, नाउ लिसन, पार्ट ए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, it is based on your unseen passage. In this passage, read the following passage carefully and choose the correct option to answer the following question that follows. Okay, now first of all, in unseen passage, what will you do? You will read the passage carefully and then give the answer, so it will be good. Now listen. So an old man was distressed because his sons always quarreled with one another. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. He asked if any one of them was strong enough to break them. First one and then another tried,
but they all failed. He then Okay, after that, part A, multiple choice questions. Read the following passage carefully and choose the correct option to answer the questions that follow. An old man was distressed because his sons always quarreled with one another. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. He asked if any one of them was strong enough to break them. First one and then another tried, but they all failed. He then united the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus, he taught them that united they would be strong, but disunited they would always be weak. Okay, now listen. What you have to do is, this is the unseen passage. Okay, you will find the unseen passage here, and what you have to do is you will read the passage carefully and then you will give the answer. So the first question is, read it. An old man was distressed because old man दुखी था क्योंकि his son always quarreled with one another. है ना, ये हमेशा लड़ते रहते थे, उसके जो बेटे थे वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी था. Next one is question number 2. An old man was distressed. It means he was distressed. What is the meaning of distressed? Distressed means he was very sad. Okay, because of the behavior of his sons. तो ये जो sad है, sad किसके लिए आएगा? Because it means he was so distressed. Which word in the passage is opposite of weak? Now listen. Which word in the passage? You will have to find out the passage in the passage opposite word. Okay, this word is here weak, and you will find out the word opposite word from the passage which is given okay, which is given here. अब ये पैसेज में ही ऑपोजिट वर्ड मिलेगा, तो सबने देखा होगा. वैसे तो वीक का ऑपोजिट क्या है? वीक का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग भी होता है ना? तो क्या ये स्ट्रॉन्ग क्या इसमें दिया हुआ है? वीक का ये स्ट्रॉन्ग दिया है इसमें. तो अगर ये पैसेज में दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो इट मीन्स आ जाएगा इसमें स्ट्रॉन्ग. यस, तो स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, तो इट मीन्स द आंसर इज करेक्ट, स्ट्रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट वन इज आई एम प्राउड ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct option to answer the following. I am proud. Proud के साथ we always use of. Okay, so of is the correct answer. इसमें जो मार्किंग हुई है उस पर कोई नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि किसी बच्चे का पेपर है तो इसीलिए इसमें मार्किंग की गई है. बट आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर. आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, है ना, आई एम प्राउड ऑफ होगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अब इसमें रीअरेंज करना है ना, सेंटेंस सही फॉर्म में नहीं है, इसको सही फॉर्म में करना है. तो उसके लिए पहले देन यू विल रीड द वर्ड्स व्हिच इज गिवन हियर. चिल्ड्रन, सम, टू, शेयर, देयर, लव, टॉयज. ओके, तो क्या करेक्ट होगा? सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज. सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज no sooner did he reach the college, fill in the blanks, the bell rang. अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है no sooner का. no sooner did, और जब यहाँ पे did लगा हुआ है, no sooner did है, तो यहाँ पे then आएगा, वो भी THAN then आएगा. ये बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि THEN then लगा देते हैं, बट यहाँ पे THAN then आएगा अकॉर्डिंग टू योर रूल. ओके, नो सूनर डिड के साथ THAN then आएगा, नॉट THEN then. क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड. ओके, मिसस्पेल्ड भी आता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो गलत स्पेलिंग है उसको आपको टिक करना है. मिसस्पेल्ड का मतलब जो स्पेलिंग इनकरेक्ट है उसको टिक करना है. ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग को टिक नहीं करना है, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है उसको टिक करना है. अब यहाँ पे दिया है मिलिट्री, सेंचुरी, ऑर्डिनरी एंड टेम्परेरी. सो विच इज इनकरेक्ट? टेम्परेरी. बिकॉज व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टेम्परेरी? TEMPERARY, but TEMPORARY, temporary. This is the correct spelling of temporary. So which is incorrect. Okay,
ऑल द स्पेलिंग्स आर करेक्ट. मिलिट्री सही है, सेंचुरी सही है, ऑर्डिनरी भी सही है, बट व्हाट इज इट? आफ्टर दैट, read the passage given below and choose the correct option to answer the question. Over many days and months, Valley listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard one well dressed man say. Okay, now listen. So, this is the passage which is taken from your book, textbook. So, what you have to do is you will have to find the questions which is given here and give the answer. And it is very easy. Now, first question is the town was from Valley's village. Okay, so the town was 6 miles from her village. The town was, okay, it is written here, you will read it. 6 miles, 6 miles from his village. The town was 6 miles from his village. Next question is, next question is, the fare of bus was. The fare was, bus was, okay, now you will find out the answer. 30 paise, 30 paise. The fare of the bus was 30 paise, one way. 30 paise, one way. Now listen, you will read all the questions carefully. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द फेयर ऑफ द बस वॉज वन वे. ओके, अब यहाँ पे वन वे की जगह चेंज भी हो सकता था. अगर चेंज हो जाता तो यहाँ पे पैसे भी चेंज हो जाते. तो इसीलिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है. नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन to answer the following question. Choose the correct option to answer the following question. Next one is democracy elections were held in South Africa in fill in the blanks, and Nelson Mandela became the first black president of a new nation. Okay, democracy elections की बात यहाँ पे आ रही है. ये चैप्टर होगा. ओके, और इस चैप्टर में जो आंसर होगा वो क्या है? 1994. दिस इज द करेक्ट आंसर. Okay, next one is Valley was a fill in the blanks year old girl. Okay, so how many years of old was Valley? 8 years. 8 years is the correct option. The poem was about a mother and a father. This is the correct answer. Okay, and a father. Next one is read the given extract, choose the correct option to answer the following question. Okay, so this is the poem which you will read it carefully and then give the answer. Some say the world will end in fire. This is the poem from Robert Frost, written by Robert Frost. Some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Okay, now some people say that. Now, what is the question here? Some people say that the world will end in. Okay, so now you will read it again. The world will end in fire. So, what is the correct answer? The correct answer is fire. What do you mean by hold? Hold का क्या मतलब है यहाँ पे? Okay, hold का यहाँ पे means है support. Okay, to support. लिखा है ना यहाँ पे I hold with those who favor fire. I hold मतलब I support. Okay, I support with those people who favor fire. Next one is, okay, choose the correct option to answer the following question. So you will find out, this is also from your text. When the thief awoke the next morning, he found Anil had made the tea. What is the correct answer? Anil had made the tea. At Harvard Medical School, Richard Ebright began experiments because he wanted to test his theory. Okay, he wanted to test his theory. This is the correct answer. Next one is Bholi's father Ramlal had 3 sons and 4 daughters. If you read this chapter, then you understand 3 sons and 4 daughters. Tricky's actual problem was malnutrition. This is the correct answer, malnutrition.
In the story, the necklace that was lost was a necklace of artificial diamond. Okay, a necklace of. Now the next part B is the reading section, and in this section read the following passage and answer the question that follows. जिसमें एक अनसीन एक पैसेज दिया हुआ है और ये पैसेज बुक का ही पैसेज है. Once a poor woman came to the Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life. The holy man told her that there was only one medicine which could revive her son. He bade her bring a handful of mustard seed from a house where death had never visited. The sorrowful mother went from door to door seeking the mustard seed, but every door she met with sad reply. One said, I have lost my husband. Another said, our youngest child died last year. She returned with a heavy heart to the Buddha, who told her tenderly that she must not think much of her own grief, since sorrow and death are common to all. ओके नाउ इसमें क्या है कि रीडिंग सेक्शन आएगा जिसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज आएगा, पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमेन टू डू. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वर द सैड रिप्लाई दैट पीपल गेव हर. एंड द लास्ट क्वेश्चन विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली. तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर इन द पैराग्राफ. ओके, पैसेज में ही सारे आंसर्स मिल जाएंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा. तो द आंसर इज अ पुअर वुमेन केम टू द बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ. नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमेन टू डू. है ना, तो वुमेन को क्या करने के लिए बोला बुद्धा ने. He bade her bring a handful of mustard seed from a house where death had never visited. तो बुद्धा ने क्या कहा कि अगर ऐसे किसी घर से मस्टर्ड सीड को लेके आओ जहां पे किसी की भी डेथ नहीं हुई हो. What were the sad reply that people gave her? लोगों ने क्या रिप्लाई किया. फर्स्ट रिप्लाई इज आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड. अनदर वन सेड दैट अवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर. तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन के आंसर्स पहले करने होंगे. आफ्टर दैट विच वर्ड इन द पैसेज मीन सॉफ्टली. सॉफ्टली का जो सेम मीनिंग है या सिनोनियम्स जो है वह है टेंडरली. टेंडरली मीन्स भी सॉफ्टली होता है, तो टेंडरली मीन्स सॉफ्टली. तो इस तरह के पैसेज आएंगे जिसमें कि एक क्वेश्चन जो होता है वो वर्ड मीनिंग बेस्ड होता है. ठीक है, ये आना ही आना है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स. तो ये बहुत ध्यान से पैसेज को पढ़ना है और डिफिकल्ट वर्ड्स अच्छे से देख लेने हैं. नेक्स्ट वन इज राइटिंग सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक्स लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर सिक. तो ये दोनों, अब एक लेटर है इसमें और एक एप्लीकेशन है. बट कभी कभी क्या होता है कि दोनों लेटर्स आ जाते हैं या फिर कभी कभी दोनों एप्लीकेशन आ जाती हैं. तो इसमें रिस्क नहीं लेना है और सारी जो लेटर और एप्लीकेशन दोनों लर्न करना है. ये नहीं कि एप्लीकेशन ही लर्न कर ली, इसमें दोनों अच्छे से और सबसे अच्छे से फॉर्मेट उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि वो फॉर्मेट के बेसिस पे है ना हम लेटर और एप्लीकेशन को लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, write a report on a busy market in about 80 to 100 words. Its name and decoration, goods, customers, traffic, its impact and your suggestion. तो इसमें एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें कि बिजी मार्केट, जो भी मार्केट है उसका नाम, नेम एंड डेकोरेशन, वहाँ का डेकोरेशन कैसा था या फिर वहाँ पे गुड्स क्या क्या हैं. ये सारी रिपोर्ट हमें प्रिपेयर करनी होती है. कस्टमर्स, ट्रैफिक वहाँ पे कितना है, कितनी भीड़ भाड़ है, एंड इट्स इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना, और सजेशंस, ये सारी चीजें उसमें हमें मेंशन करनी होती हैं. नेक्स्ट वन इज राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स. तो इसमें आर्टिकल हमें लिखना है जो कि अ विजिट टू अ जू पे है. इसमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है व्हाट इज अ जू, प्लेस और लोकेशन वेयर द जू इज,
एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स एटसेट्रा एंड कंक्लूजन। तो इस तरह से आर्टिकल में हमें ये सारी चीज़ों को मेंशन करना होता है, प्लेस, लोकेशन, जू, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, कंक्लूजन। तो हमें ये सब सारी चीज़ें इसमें आर्टिकल लिखने में ये सारी चीज़ें मेंशन करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज, अब होता है होगा क्या इसमें, जैसे रिपोर्ट है, राइट अ रिपोर्ट और आर्टिकल, इन दोनों रिपोर्ट और आर्टिकल में से ही में दोनों में से कोई एक ही आएगा, मतलब दोनों ऑप्शन में ही रहेगा, यानी रिपोर्ट या फिर आर्टिकल में से कोई एक ही लिखना है हमें। तो हमें क्या करना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई एक प्रिपेयर करना वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें हमेशा ऑप्शन आता है ना। तो आर्टिकल और रिपोर्ट में से हमें दोनों में से कोई एक ही लर्न करना है। नेक्स्ट वन इज grammar portion, which is very important. In grammar portion, the first question is rewrite the following sentence into indirect speech. तो इसमें फर्स्ट से ही आइडिया लग गया है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन अच्छे से हमें लर्न करने हैं, सारे रूल्स है ना, कौन कौन से जो रूल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज माय फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, प्लीज लेंड मी योर बुक टुडे। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, चेंजेस देखने हैं। जैसे सेड टू लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, प्लीज है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड फॉर्म में है ये सेंटेंस। सो व्हाट विल वी यूज माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड, मी की जगह क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड है तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम यहाँ पे आएगा हिम। योर की जगह क्या होगा, माई बुक, बिकॉज इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सो योर की जगह क्या हो जाएगा, माई हो, यहाँ पे माई हो जाएगा, माई बुक टुडे, टुडे की जगह दैट डे। अब एक चीज और है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, माई फ्रेंड लिखा है ना, इट मे बी मेल और फीमेल। सो यहाँ पे हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, मी की जगह हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सो यू विल हैव टू लर्न ऑल द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। शी हेल्प्ड मी, फर्स्ट क्वेश्चन इज शी हेल्प्ड मी। अब हेल्प्ड है तो इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वी आर यूजिंग हियर। अब इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या रूल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वॉज यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब मी एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट वन इज पंचुएट द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट वन, मोहन सेड टू सोहन, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अब बहुत ही क्लियर है, बहुत सी चीजें इसमें जो है वो गलत है, जो कि जैसे कि यहाँ पे पंचुएट करना है तो पंचुएशन सही नहीं दिख रहा है मुझे। से ये मोहन है ना, तो नेम जहां पे भी आएगा तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सोहन में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में यू और पी कैपिटल होगा। तो इस तरह से ये कैपिटल पूरा कंप्लीट हुआ। अब सब देख रहे हैं है ना कि ये क्या है, सेंटेंस किस तरह का है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना। तो हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का भी यूज करना है। तो ये सब चीजें हमें क्लियर, बिल्कुल पंचुएशन अच्छे से लर्न करना है सारे, है ना, हर तरह के सेंटेंसेस इसमें हमें प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिसमें किस तरह से ट्रांसलेशन आएगी, जिसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट वन इज भारत एक विकासशील देश है, यह तेजी से उन्नति कर रहा है, बढ़ती जनसंख्या और मूल्य बड़ी समस्याएं हैं, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। तो ये जो है ये ट्रांसलेशन है जो कि इंग्लिश में हमें कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें अच्छे से टेंस पढ़ने होंगे, टेंस के सारे रूल्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए, तभी हमें ये जो ट्रांसलेशन है इसको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज लिटरेचर पार्ट आया हुआ है, जिसमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। में फर्स्ट क्वेश्चन इज what did the postman laugh heartily, and the next question is what are the main preparations of the bakers of Goa।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? सेकेंड वन इज व्हाट डिड वली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस? तो इस तरह से दो क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है हमें, और लगा हुआ है ना? तो दोनों में से एक ही करना होगा। जैसे कि लेंचोस आया है और ये वैलीज आया है, इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन को करना है अटेम्प्ट। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट इज आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली? नेक्स्ट, व्हाट डज द राइटर से अबाउट हॉर्क एंड इट्स पीपल? ओके, सो दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस थ्रू दिस पोएम? तो ये पोएम में फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि डस्ट ऑफ स्नो के कंपोजर कौन है, किसने ये जो पोएम है ना, वो लिखी किसने है, तो वो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज, क्या मैसेज दिया हुआ है पोएट ने, है ना, इस पोएम में, तो ये क्वेश्चन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 लाइन ऑफ पोएम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। सिलेबस में कोई भी 4 लाइन की पोएम, है ना, जो भी है, तो उनको अच्छे से लर्न करना है और यहाँ पे लिखना है। और ये भी लिखा है, डोंट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में जो लाइंस दी हुई हैं उसको रिपीट नहीं करना है। जैसे कि अभी आगे कहीं मैंने देखा था, आई थिंक डस्ट ऑफ स्नो या फायर का कुछ आया था क्वेश्चन, तो वो रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज, तो इन दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। इसमें भी 4 लाइन पोएम के साथ साथ, है ना, एक ये मैसेज पोएट वाला ये भी लर्न करना होगा, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। में हो सकता है कि दोनों एक ही क्वेश्चन आ जाए या कुछ डिफरेंट आ जाए, तो इसीलिए ये हमें लर्न करना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। हमें सेंट्रल आइडिया अच्छे से लर्न करना है। ओके, इसमें 3 आए हुए हैं, अमांडा, अमांडा, डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू। तो इन तीनों में से कोई एक अच्छे से हमें लर्न करना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट होता है और इसमें सारा पैटर्न आपको समझ में आया होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, लाइक अनसीन पैसेजेस, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर, है ना, ऑल दीज थिंग्स, पोएम, सेंट्रल आइडिया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।